नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा के बॉक्सर की दिल्ली में चुनाव लड़ने की तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हरियाणा के बॉक्सर विजेंद्र सिंह दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा तब शुरू हुई जब विजेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ एक फोटो शेयर की। इस फोटो में विजेंद्र पंच दिखाते नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली में पीसीआर वैन और लोकल पुलिस भी करेगी चालान। दिल्ली में अब पुलिस की पीसीआर वैन और स्थानीय थाना पुलिस भी ग्रैब 4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान करेगी। पीसीआर वैन में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी और स्थानीय थाना पुलिस को 1 या 2 चालान मशीनें दी गई हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सुप्रीम फटकार के बाद सभी 15 जिला कप्तानों व उनसे सीनियर पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाकर सख्त आदेश दिए। साथ ही कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में 2 अधिकारी और 1 कर्मचारी बर्खास्त। एमसीडी के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपए के हेरफेर के मामले में करीब 8 साल बाद कार्रवाई हुई है। मामले में 7 अधिकारियों पर गाज गिरी है। एमसीडी ने 2 अधिकारी एवं 1 कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया, जबकि 2 अधिकारी एवं 1 कर्मचारी की सेवाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी। वहीं 1 अधिकारी का डिमोशन किया गया है। वादों के ट्रैक पर दौड़ रही रिंग रेल, लोग अपने वाहनों और मेट्रो पर निर्भर। राजधानी में दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क बढ़ता गया, नमो रेल भी चल निकली, लेकिन एनसीआर आज भी किफायती यात्रा कराने वाली बस, ट्रेन और फीडर बस के इंतजार में है। मुंबई और कोलकाता की तरह दिल्ली में सब अर्बन रेलवे तक नहीं है, जबकि रेलवे के पास रिंग रेल के रूप में 35.34 किलोमीटर का नेटवर्क भी है। इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इसे राज्य सरकार और रेलवे इस ट्रैक को मजबूती नहीं दे पा रहा। इसी तरह डीटीसी की बसें भी रिंग रोड पर दम तोड़ रही है। दिल्ली में 700 पर डबल अटैक, प्रदूषण का स्तर फिर 300 पार। दिल्ली समेत एनसीआर में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण का स्तर हर दिन अप डाउन हो रहा है। गुरुवार सुबह एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 के पास पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। इंडिया गेट पर स्मॉग की परत छाई हुई है। वहीं कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग तैर रहा है। फास्टैग वालों के लिए बड़ा ऐलान, अब नहीं देना होगा 1 भी रुपया का टोल टैक्स। आप भी फास्टैग यूजर हैं या फिर आपके जानने वाला कोई वाहन यूज करता है, तो ऐसे वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इस घोषणा के बाद फास्टैग यूजर्स में खुशी का माहौल है। दरअसल अब किसी भी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर किसी भी वाहन चालक जो फास्टैग यूज करता है उसे 20 किलोमीटर से पहले कोई टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अगर कोई टोल रोड आ भी जाता है और वाहन चालक इससे बिना कोई टैक्स चुकाए आसानी से गुजर सकेंगे। दिल्ली के प्रशांत विहार में तेज धमाका, जांच में पुलिस को मिला सफेद पाउडर। दिल्ली के प्रशांत विहार स्थित बंसी स्वीट्स में संदिग्ध धमाका हुआ है। यह धमाका गुरुवार सुबह 11:48 पर हुआ। इसकी जानकारी पुलिस को पीसीआर कॉल से मिली है। बताया जा रहा है कि मिठाई दुकान के सामने रेहड़ी वाले के करीब में यह धमाका हुआ है। जिस जगह पर धमाका हुआ है उससे कुछ कदम पर ही एक स्कूल भी है। इसके अलावा यहीं पर क्राइम ब्रांच का कार्यालय भी है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू पुजारी की गिरफ्तारी का किया विरोध। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू पुजारी चिन्मय दास की गिरफ्तारी की निंदा की है और वहां की अंतरिम सरकार से उन्हें रिहा करने की मांग की है। गौरतलब है कि हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समूह सम्मिलिता सनातनी जोत के नेता एवं इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव रहे चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। बांग्लादेश के कई हिस्सों पर लोग उनकी गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतरे और उनकी रिहाई की मांग की। दिल्ली में ईडी की टीम पर हमला। राजधानी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के लिए पहुंची, जहां पर छापेमारी कर रही ईडी टीम पर हमला कर दिया। ईडी की टीम साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के लिए पहुंची थी। जांच एजेंसी ने दिल्ली के बिजवासन इलाके में हुई घटना के बारे में पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। यह जांच PPPYL साइबर ऐप धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है। मामले में कथित आरोपियों जिनमें अशोक शर्मा और उनके भाई शामिल है। कैंसर मामले में बुरे फंसे सिद्धू, 850 करोड़ रुपए का भेजा गया लीगल नोटिस। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कैंसर के 4थे स्टेज की बीमारी को 40 दिनों में मात देने का दावा किया। सिद्धू ने दावा किया है कि बिना एलोपैथी दवाओं की ही सिर्फ अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर उनकी पत्नी ने कैंसर को मात दी है। सोसाइटी का कहना है कि कैंसर मरीजों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसे सुनकर देश विदेश के कैंसर ग्रसित मरीजों में भ्रम और एलोपैथी मेडिसिन से उनका विश्वास उठ रहा है। दिल्ली में जापानी इंसेफ्लाइटिस का पहला केस, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट।
दिल्ली में जापानी इंसेफेलाइटिस का पहला मामला सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। एमसीडी के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला स्वास्थ्य अधिकारियों और महामारी विज्ञानियों को लार्वा स्रोत में कमी सहित वेक्टर नियंत्रण उपायों को तेज करने और जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान सहित समुदाय आधारित पहल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोले, दिल्ली एनसीआर में लागू रहेंगी ग्रैब 4 की पाबंदियां। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 को लागू रखा है। कोर्ट ने फिलहाल इसे हटाने की अनुमति नहीं दी है। सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूलों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर ग्रैब 4 के उपाय 2 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक बैठक कर ग्रैब 4 से ग्रैब 3 या ग्रैब 2 में जाने के बारे में सुझाव देने को कहा है। भाई राहुल के अंदाज में प्रियंका गांधी ने ली सांसद पद की शपथ। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरे दिन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने पिछले 2 दिनों से अदानी और मणिपुर मुद्दे पर जमकर बवाल काटा है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने लोकसभा में संसद सदस्यता की शपथ ली। वायनाड से चुनाव जीती प्रियंका गांधी ने संविधान की किताब हाथ में लेकर शपथ ली। प्रियंका के शपथ लेने से पहले कांग्रेस सांसदों ने बैठक की। सरकार ने बीसीसीआई से कहा, चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, नहीं तो भारत करेगा मेजबानी। टीम इंडिया किसी भी कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना तो टीम इंडिया टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। अगर पीसीबी ने टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया तो भारत इसकी मेजबानी के लिए भी तैयार है। आईसीसी ने 29 नवंबर को मीटिंग बुलाई है, जिसमें वेन्यू को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी, जाने पाकिस्तान आर्मी का नंबर। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ ने हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की है। साल 2024 में दुनिया की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष पर है। इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। भारत को इस लिस्ट में 4था नंबर मिला है। इस लिस्ट में पाकिस्तान ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं को सूचीबद्ध करने के लिए 60 से अधिक व्यक्तिगत कारकों के आधार पर 145 देशों की सैन्य ताकत का मूल्यांकन किया है। एनसीपी भी लड़ेगी दिल्ली विधानसभा चुनाव, अजीत पवार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने घोषणा की कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में अजीत पवार ने महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर एमसीडी पार्षद बॉबी को हाईकोर्ट से अग्रिम बेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर निगम पार्षद बॉबी को अग्रिम जमानत दे दी है। बॉबी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में आरोपी है। निगम पार्षद बॉबी की अग्रिम जमानत निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने उनके और दिल्ली पुलिस के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बॉबी को अग्रिम जमानत दे दी। आंख से खेलना बंद करे सरकार, वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष की खुली धमकी। वक्फ विधेयक पर संयुक्त समिति का कार्यकाल गुरुवार को लोकसभा की ओर से 2025 में संसद के बजट सत्र के दिन तक बढ़ा दिया गया। बजट सत्र आमतौर पर फरवरी या मार्च में होता है। समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता जगदम्बिका पाल ने निचले सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीक उल्ला चौधरी ने सरकार को धमकाते हुए कहा कि सरकार आंख से खेलना बंद करे। उन्होंने कहा, ये मुसलमानों के हक को छीनना चाहते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में इस पिच पर खेल रही है आप। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम समय बच रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रचार भी शुरू कर दिया है। पार्टी ने कई पोस्टर लगाए हैं, जिन पर पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया और नारा लिखा है, फिर लाएंगे केजरीवाल। इन पोस्टर्स में पूर्व सीएम को महिला मतदाताओं से बातचीत करते हुए भी दिखाया गया है, जिससे आपकी आगामी चुनाव को लेकर रणनीति साफ तौर पर समझ आती है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों का असर महाराष्ट्र और झारखंड में भी नजर आया था। यही वजह है कि आप इस पिच पर खेलने की तैयारी में है। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मस्जिद कमेटी। संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मस्जिद कमेटी की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में कहा, 19 नवंबर को मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका संभल कोर्ट में दाखिल हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन ने मामले को सुना और बिना मस्जिद कमेटी का पक्ष सुने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा।
सीरिया में विद्रोही गुटों के हमले में 89 लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले 4 साल में विद्रोहियों की तरफ से किया गया सबसे बड़ा हमला था। उन्होंने सीरियाई आर्मी के एक मिलिट्री बेस पर भी कब्जा कर लिया है। जिन गुटों ने हमला किया उनमें से एक संगठन हयात तहरीर अल शम को अल कायदा का समर्थन हासिल है। यह आतंकी संगठन सीरिया के बड़े शहरों में से एक अलेप्पो में 9.5 किलोमीटर तक घुस चुके हैं। जंतर मंतर पर ट्रांसपोर्टर्स का प्रदर्शन, डीजल वाहनों पर रोक के खिलाफ आवाज बुलंद। दिल्ली एनसीआर के टैक्सी, बस और टेम्पो ट्रैवलर मालिक 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन किया। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में यह प्रदूषण के नाम पर BS3 और BS4 डीजल टैक्सी और टेम्पो ट्रैवलर पर रोक और भारी जुर्माने के खिलाफ किया जा रहा है। में तापमान में आएगी गिरावट, घट सकती है दृश्यता। राजधानी में आज के लिए मध्यम से लेकर घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसे में दृश्यता में कमी आएगी, वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे अधिकतम तापमान 26 व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। पीएम आवास योजना की नई ग्रामीण लिस्ट जारी। वर्तमान समय में पीएम आवास योजना का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही के सर्वेक्षण के दौरान नतीजे प्राप्त हुए हैं कि इतने वर्षों में आवास योजना के तहत अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति लाखों की संख्या में पक्के मकानों से वंचित रह गए। इसी सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2027 तक देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र व्यक्तियों के लिए पक्के मकान दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने ईवीएम पॉलिसी को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत 1 जनवरी 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी। खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने इन फैसलों की जानकारी दी। आतिशी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण फैसला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू करने का है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।